एवरीवन, माय नेम इज़ सुरभि सिंह एंड टुडे आई विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट करेक्शंस जो मैंने आपकी लास्ट 1 मंथ में क्लासेस ली हैं और बहुत जल्दी में क्लासेस ली हैं। वहाँ पर एक आधी क्वेश्चंस मैंने ऐसे पोस्ट कर दिए जिसके 2 आंसर्स हैं या एक आधी आंसर्स जो जिनको करेक्शंस की ज़रूरत है, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शंस में बताए हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। हार्डली 10 to 15 मिनट्स का वीडियो है, बट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जल्दी में बहुत कम टाइम था मेरे पास जब मुझे वीडियोज़ को सारे कलेक्ट करके आप तक इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे बोल रहे हैं कि मैम ये अप टू द लेवल नहीं है क्वेश्चंस का, तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि जहाँ से आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है वहाँ पर ही बगल में एक मॉक टेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। वहाँ पे आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे 1 2 3 4 5 6, तो आपके पास एक मॉक टेस्ट आ जाएगा जो इनकी ऑफिशियल साइट पर दिया गया है। मतलब CGPT टीम की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से ये मॉक टेस्ट है। तो वहाँ पर जो जनरल साइंस की क्वेश्चंस डाले गए हैं उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बार का जो क्वेश्चन आएगा उसका लेवल क्या होगा। तो मेरे ख्याल से तो मैंने मोर देन इनफ टॉपिक कवर किया हुआ है, और बाकी अब आपकी मेहनत पर और आपकी मेमोरी पर डिपेंड करता है कि आपको कितना याद रहता है। तो देखिए, एक जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है वहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। दोनों क्वेश्चन ही मैं आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ले आई हूँ। व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। देखो, फिजिक्स के जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो तो एक है यूनिट का जो आपका SI यूनिट है, और एक होता है मेजरिंग डिवाइस का। लास्ट ईयर 2018 में करंट का पूछा गया था, आपका यूनिट पूछा गया था और मेजरिंग डिवाइस पूछी गई थी। सेम इसी तरीके से देखो, सेम रिपीटेटिव वे में फोर्स की जो आपके मॉक टेस्ट है उसमें पूछा गया है। तो क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल बेसिक होगा। मैंने आपको बहुत 9-10 तक की फिजिक्स को टच किया है, मैंने 6 to 8 तक तो मैंने पूरा ही कंप्लीट किया है। तो आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, आप पेपर बहुत अच्छा करके आएंगे। अगर आपने पूरी मैराथन सुनी है, अगर आपने MCQ क्वेश्चन लगाया तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, बस अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिएगा। लास्ट 2 जो डेज़ हैं उसमें आप थ्योरी बहुत बार पढ़िए। मतलब अब क्वेश्चंस लगाने का टाइम कम है और आप क्वेश्चंस ना लगाने की बजाय आप सिर्फ थ्योरी पढ़ो, और जो भी क्वेश्चंस आपने उसको रेड मार्क करके रखा था, स्क्रीनशॉट लेके रखा था, उन क्वेश्चंस को रिवाइज करो। तो फिलहाल यहाँ पर SI यूनिट अगर हम पूछते हैं फोर्स की तो वो हो जाएगी आपकी न्यूटन जो होती है। आप फॉर्मूला फोर्स का याद रखना, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर आपकी दूसरी एक यूनिट बनाएंगे तो हम क्या बन जाएगी, मास की जो होती है kg, और जो आपका एक्सेलरेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक यूनिट आपकी मास की फोर्स की ये भी हो जाएगी, और दूसरी जो SI यूनिट होती है वो आपकी न्यूटन होती है। किलोग्राम जो है वो आपका M यानी मास की यूनिट होती है। वॉट आपकी पावर की यूनिट होती है। जूल आपकी हीट की यूनिट होती है। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही टिक कर लेंगे। आपको एक क्वेश्चन पे जैसे टोटल आपके 3 घंटे का पेपर है और क्वेश्चंस आपके 150 हैं, ठीक है। तो यानी 180 आपके मिनट में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे, जैसे ये क्वेश्चन जो था, इसमें आप मतलब बिल्कुल बेसिक फिजिक्स है, तो आप इन क्वेश्चंस में अपना टाइम बचा सकते हो, सो दैट कि आपका जो आपका क्वांटिटेटिव पार्ट है वहाँ पर आपका जो थोड़े न्यूमेरिकल या जो थोड़े सॉल्व करने वाले क्वेश्चन होंगे आप वहाँ पर टाइम ज़्यादा दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्लाइड थोड़ी आगे पीछे हो गई है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो लाइट की मैंने वीडियो अपलोड की है, मतलब जो लाइट का टॉपिक अपलोड किया है, उसका ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। ऑप्शंस देख लेते हैं। डायफ्रैक्शन, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। आपको ये सारे वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। ये आपके मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। CGPT टीम अपना जो एक लेवल है वो बता रहा है कि हम इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे, और दोनों ही क्वेश्चन बिल्कुल देखो आपको मेरी ही स्लाइड से मिले हुए क्वेश्चन है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि संडे के पेपर में भी आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मेरी स्लाइड से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डायफ्रैक्शन का बेसिक क्या मतलब होता है कि डायफ्रैक्शन इज द स्लाइटेस्ट बैंडिंग ऑफ लाइट। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि जब एक छोटे से होल से जब लाइट निकल रही होती है तो उसको एक तरीके से हम डायफ्रैक्शन कहते हैं। डायफ्रैक्शन इज द लाइट बेंडिंग ऑफ लाइट एज स्पार्ट पासेस अराउंड द एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। किसी एज पे, यानी देखो ऐसे जब यहाँ से कोई लाइट, एज से कोई लाइट पास होती है तो थोड़ी सी बेंड हो जाती है और डायफ्रैक्ट हो जाती है। डिस्पर्जन आपको पता है, जो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट मैंने बताया है कि जो वाइट लाइट होती है वो आपके डिफरेंट कलर्स में बेसिकली ब्रेक कर जाती है, वेब की ओर बनता है। रिफ्लेक्शन मैंने बताया है कि एक मीडियम 1 है और दूसरा मीडियम 2 है। लाइट अगर इस तरीके से इंसिडेंट हो रही है तो सेम मीडियम में अगर चली जाएगी, देखो
ये जो आपका है रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है, सेम मीडियम में वापस चली गई। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। तो रिफ्रैक्शन के लिए हम क्या डायग्राम बनाएंगे कि ये एक फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है और ये आपका नॉर्मल है, तो ये सेकंड मीडियम में आ जाती है। जो रिफ्रैक्टेड रेज है वो आपकी सेकंड मीडियम में आ जाती है। तो क्वेश्चन ही यही पूछ रहा है, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। रिफ्लेक्शन नहीं होगा, देखो पूरा स्पेलिंग सेफ है, फिर एल और आर का फ़र्क है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में गलती मत कर देना कि गलती में मतलब थोड़ा सा टाइम आप लेकर प्रॉपर आंसर मार्क करना कि रिफ्लेक्शन का मतलब है सेम मीडियम और रिफ्रैक्शन का आपका रिफ्रैक्शन का मतलब है एक मीडियम से दूसरे मीडियम, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर बेंडिंग वर्ड भी यूज़ किया है। बेंडिंग वर्ड डायफ्रैक्शन के लिए यूज़ होता है, बट डायफ्रैक्शन के लिए क्या मैंने बताया कि एजेस से आपकी लाइट डायफ्रैक्ट हो जाती है। तो कभी कभार स्टूडेंट जल्दी में पढ़ते हैं कि विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग ऑफ लाइट, तो बेंडिंग ऑफ लाइट है तो वो डायफ्रैक्शन चेंज करते हैं, बट आप ये पढ़ना ना फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका रिफ्रैक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, बिल्कुल ईजी। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं देख लेती हूँ यहाँ पर, स्पेशल स्मेल इन अनियन एंड गार्लिक इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो होगा आपका सल्फर। शायद मैंने यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सल्फर है। मैंने शायद इसका आंसर पोटेशियम या कुछ और बता दिया है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये लास्ट का करेक्शन वीडियो ही इसीलिए अपलोड किया गया है कि जिसमें भी आपको डाउट हो वो क्वेश्चन आपके सही हो जाएँ। नेक्स्ट देखते हैं मैक नंबर। तो बेसिकली जो मैक नंबर होता है वो आपका एरोप्लेन की स्पीड, स्पाइस जेट जो स्पीड होती हैं उनको मेज़र करने के लिए हम बेसिकली मैक नंबर यूज़ करते हैं। जो मैक नंबर का फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट की स्पीड, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। तो इसको हम m बोलते हैं और m की डिफरेंट वैल्यू होती है। m की वैल्यू सपोज लेस देन 1 है, m की वैल्यू इक्वल टू 1 है, m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। लेस देन 1 को हम सब सोनिक बोलेंगे और आपका इक्वल टू 1 को हम सोनिक बोलेंगे और जो m ग्रेटर देन है इसको हम सुपर सोनिक बोलेंगे। इसके नोट्स मैंने नहीं, मतलब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, बट अभी आप नहीं समझ पा रहे हो तो वकैब में जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख लेना। m लेस देन 1 इज सब सोनिक, SUBSONIC, और आपका m इक्वल टू 1 इज सोनिक एंड ग्रेटर देन इज सुपर सोनिक। तो होता क्या है बेसिकली, कभी कभार आप देखते हो कि एरोप्लेन जो है आपका, ये आपका एरोप्लेन है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो तो कभी कभार एरोप्लेन का साउंड आता है बट एरोप्लेन थोड़ी देर बाद दिखता है। आपको ऐसे फील होता है कि एरोप्लेन जाने वाला है आपके ऊपर से, बट वो आपके ऊपर नहीं होता है, एरोप्लेन कहीं दूर होता है, बट आपको साउंड पहले सुनाई दी गई होती है। तो देखो इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली कंपैरिजन करते हैं, जो मैंने आपको बताया V/VS, जो आपका VS है स्पीड ऑफ साउंड है। स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू होती है 343 मीटर पर सेकेंड है, और उसके अलावा अगर हम किलोमीटर पर आवर में देखेंगे तो 1234.8 किलोमीटर पर आवर है। सपोज हमने मान लिया कि आपकी एरोप्लेन की स्पीड है 100 और आपकी जो स्पीड ऑफ साउंड है, ठीक है, वो आपका 343 है, तो ये आपका m लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी साउंड पहले आ जाएगा और आपका जो एरोप्लेन है उसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो आपकी बाद में आ रही है। मतलब तो ये है कि आपको एरोप्लेन की साउंड पहले सुनाई दे जाएगा। तो ये आपका बेसिकली सबसोनिक का केस हो गया। अभी कभी कभार आप देखते हो कि आप जैसे आप यहाँ पे खड़े हैं और आपके जस्ट ऊपर से एरोप्लेन पास कर रहा होता है, तो आपको एरोप्लेन का साउंड भी सुनाई दे रहा है और आपको एरोप्लेन की आपको विजिबल भी हो रहा है। तो वो अप्रॉक्सीमेटली m इक्वल टू 1 की, मतलब जो स्पीड है एरोप्लेन का और जो आपका साउंड है वो दोनों मैच कर रहा है। फिलहाल आप इतना ही याद रखना, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके लिए पूछी नहीं जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ मून, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डायनेमिक क्वेश्चन था, इसका आंसर चेंज होता रहता है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर हम अप्रैल 2023 तक इसका आंसर देखते, ठीक है, तो इसका आंसर होता है जुपिटर, ठीक है, क्योंकि जुपिटर में आपके अप्रॉक्सीमेटली जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून थे वो थे 95, बट मई 2023 में डिस्कवरी हुई और आपके जो सैटर्न है, सैटर्न को 60 न्यू मून के बारे में पता चला। उसके ऑलरेडी मून्स थे बट हमें 60 न्यू मून्स के बारे में पता चला। तो अब जो सैटर्न के जो नंबर ऑफ मून्स हो गए हैं वो हो गए आपके 145 और जुपिटर के हैं 95, ठीक है। यूरेनस के अप्रॉक्सीमेटली 27 है और नेपट्यून की तो और कम है। तो अभी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मून हम करेंगे वो हो जाएगा आपका सैटर्न का। तो ये आपका करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और आपका ये फिजिक्स का भी बेसिक क्वेश्चन बन सकता है।
नेक्स्ट इज इफ टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट एन एंगल 40 डिग्री ई नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी। एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने इसमें मुझे क्वेश्चन पूछा और मुझे एक्सपेक्टेड था कि कोई ना कोई बच्चा इस क्वेश्चन को हिट करे जो मैंने मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैंने आपको बताया कि जो दो मिरर हैं, ठीक है, वो जिस एंगल पे रखे गए होते हैं, सपोज यहाँ पे बताया गया है कि 40 डिग्री एंगल पर हैं, तो आपसे पूछता है नंबर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाई, ठीक है, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 360 बाई थीटा माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ केसेस आ जाते हैं। देखो केसेस का क्या मतलब है, पहले तो आप 360 बाई थीटा निकालोगे, ठीक है, थीटा की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 40, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो गई 9, ठीक है। अब ये जो 9 है ये है आपका ऑड नंबर, याद रखना ये है आपका ऑड नंबर। तो अगर ऑड नंबर आता है तो यहाँ पर आपके दो केसेस बन जाते हैं। दो केसेस का मतलब क्या है, एक केस है आपका सिमेट्रिकल और दूसरा केस है असिमेट्रिकल, ठीक है। जो n की वैल्यू आई, अगर ये इवन हुई, सपोज अगर n की वैल्यू आती 8, तब तो आपको आंख बंद करके यही फॉर्मूला लगा देना है 360 बाई थीटा माइनस 1 जो मैंने आपको बताया था। बट अगर जो आपकी वैल्यू ऑड आती है तो आप देखोगे कि ये सिमेट्रिकल है कि असिमेट्रिकल है। अब इस क्वेश्चन में ना सिमेट्रिकल दिया है ना असिमेट्रिकल दिया है, तो आप इसी फॉर्मूले के थ्रू चले जाओगे। बट अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया गया कि इफ़ द टू प्लेन आर इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ 40 डिग्री देन द असिमेट्रिकल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे, तो आपको बता असिमेट्रिकल मैसेज मतलब अगर आपका मेन कर दिया तो आप इसका आंसर टिक करके आओगे 9, ठीक है, क्योंकि असिमेट्रिकल के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो सिर्फ होगा 360 बाई थीटा, 360 बाई थीटा। अगर हम सिमेट्रिकल की बात करेंगे तब फॉर्मूला होगा 360 अपॉन थीटा माइनस 1। यानी आप देखो तो अगर इस एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इसमें इतना डीपली नहीं पूछेगा कि सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल, तो आपको जो फॉर्मूला लगा कर आना है वो यही फॉर्मूला लगाना है 360 माइनस 1। अगर इवन आता है n की वैल्यू 360 बाई थीटा तो यही फॉर्मूला लगेगा। आप याद रखना ऑड में सिर्फ असिमेट्रिकल के केस में आप -1 नहीं करोगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं ये याद रखना। तो फिलहाल इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें ऑड तो आया है बट सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल नहीं दिया है, तो आप इसमें चेक करोगे 9 - 1 दैट इज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सक्लरेशन। शायद जो मैंने आपको पीडीएफ दी है वहाँ पर एक मिसिंग हो गया है, स्क्वायर लिखा है लेकिन सेकंड स्क्वायर नहीं लिखा है। तो आपका एक्सक्लरेशन का फॉर्मूला होता है v/t, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, ओजोन, बेंजीन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका ओजोन। ओजोन हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, H2SO4 और आपका पैन हुआ, ठीक है। ये सारे आपके सेकेंडरी, बेसिकली आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं। पैन इज़ योर पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। तो ये सारे आपके, ये आपका बेसिकली फोटोकेमिकल स्मोक में भी पार्टिसिपेट करता है, जो बेसिकली नॉक्स और VOC मिलकर आपका पैन बनाते हैं। तो ये भी मैं आपको बताऊंगी आगे के क्वेश्चन में भी। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो जाएगा वो आपका ओजोन हो जाएगा। मैंने शायद किसी MCQ में इसको बेंजीन टिक कर दिया था, ध्यान रखना। बेंजीन इज़ योर आपका VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और आपका VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारे आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स होंगे। और जो आपका ओजोन है और इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, ये आपके सारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होंगे। तो इस क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देख के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसके एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से देख कर जाना। इसमें जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओजोन। ओजोन इज अ सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। द रेयरेस्ट ग्रुप ऑफ द ब्लड इज B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव। इसका आंसर हो जाएगा AB नेगेटिव। ये शायद क्वेश्चन मैंने किसी MCQ में आपका इसका आंसर मैंने O नेगेटिव बता दिया है। O नेगेटिव रेयरेस्ट है, बट जो मोस्ट रेयरेस्ट मतलब जो सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट है वो है आपका AB नेगेटिव। इसका आंसर D सही होगा। द गैस यूजुअली फिल्ड इन द इलेक्ट्रिक बल्ब, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो इस पे भी बहुत बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं कि नहीं मैम बेसिकली आर्गन गैस होती है। बिल्कुल आर्गन गैस होती है, मैं नहीं आपसे डिसअग्री कर रही हूँ कि आर्गन गैस नहीं होती है, बट क्या ऑप्शंस में आर्गन गैस दिया हुआ है?
अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए ना कि अगर 90% आर्गन गैस है तो उसके साथ कौन सा गैस साथ में मिक्स होता है, तो वो होगा आपका नाइट्रोजन गैस। तो अगर आर्गन गैस दिया होता तो आप आर्गन गैस को टिक करके आते हैं प्राइमली जो है यूजुअली, बट अगर नाइट्रोजन दिया है तो आप नाइट्रोजन को ही टिक करके आओगे। ऑप्शन 3 विल बी द राइट वन आंसर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आर्गन गैस है बिल्कुल 90 डोमिनेटिंग गैस है, बट जो फ्यू गैसेस हैं उसमें नाइट्रोजन भी आंसर है। ठीक है, एविएशन फ्यूल फॉर जेट एरोप्लेन कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफाइड पेट्रोल, कैरोसिन, गैसोलाइन और डीजल। इसका आंसर कैरोसिन ही होगा डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन सही है। The chemical composition of cement is limestone, alumina and iron oxide, limestone and clay, limestone and gypsum, clay and gypsum. इसका आंसर भी आपका limestone, alumina and iron oxide होगा। Option 1 will be the right one. Which of the following is usually not a air pollutant? Hydrocarbon, sulfur dioxide, carbon dioxide और nitrous oxide। फिलहाल ये क्वेश्चन ही थोड़ा मिसप्रिंट फॉर्म में था। इसका आंसर जो हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड आपका पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया होता तो वो भी पॉल्यूटेंट होता, बट यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया है तो इसका आंसर होगा आपका थर्ड। कार्बन डाइऑक्साइड आपका एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, ये सारे आपके एयर के पॉल्यूटेंट होते हैं। एयर पॉल्यूशन में मैंने बताया है लास्ट में जो वीडियो अपलोड की है। तो ये क्वेश्चन में भी बच्चों को कंफ्यूजन था, इसीलिए मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लेकर आई हूँ। यहाँ पर आप टिक करोगे थर्ड ऑप्शन। Which of the following pollutant is the major contribution to the photochemical smoke? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रोपेरोक्साइड, पेरोक्सीनाइट्रेट्स, ओजोन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं थोड़ा सा, फोटोकेमिकल स्मोक को। जो आपका स्मोक होता है बेसिकली वो क्या होता है, स्मोक प्लस फॉग होता है। ठीक है, और ये आपका मिलके स्मोक बनता है। स्मोक आपके दो टाइप के होते हैं, क्लासिकल, ठीक है, स्मोक, और आपका दूसरा होता है फोटोकेमिकल। जो आपका क्लासिकल होता है वो दिन और रात दोनों में होता है। ठीक है, और जो क्लासिकल होता है उसके जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो आपके स्मोक, फॉग और आपके सल्फर डाइऑक्साइड होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका कोल्ड और ह्यूमिड जगहों पर क्लाइमेट में होता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, ब्राउन कलर का होता है। अगर हम फोटोकेमिकल की बात करते हैं, ये प्रॉपर्टी मैं इसलिए भी समझा रही हूँ, फोटोकेमिकल स्मोक जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आपका येलो कलर का स्मोक होता है और ये आपका सिर्फ दिन में होता है। फोटो से याद रखना सन, जो ये है आपका दिन में होता है, और ये बेसिकली जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं उनके कॉम्बिनेशन से जो आपका बनता है वो आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, और ये सिर्फ ड्राई स्टेट क्लाइमेट में होता है। उसके अलावा जो फोटोकेमिकल का रिएक्शन है वो आपका नाइट्रस जो ऑक्साइड है वो और आपकी VOC यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सनलाइट की प्रेजेंस में आपका बेसिकली ओजोन और PAN पैन जिसको हम बोलते हैं पर ऑक्सी एसिल नाइट्रेट, ये आपके ये दोनों बनाते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे तो क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उससे आप देखो ऑप्शन में ओजोन भी है और पर ऑक्सी नाइट्रेट भी है। ठीक है, तो यहाँ पे पर ऑक्सी बेसिकली होना चाहिए एसिटाइल नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं PAN। इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन पे मत ध्यान दो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है और जो आपकी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है सनलाइट की प्रेजेंस में ये ओजोन और आपकी PAN जिसको हम पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं, ये दोनों बनाते हैं। तो ओजोन यहाँ पे आपकी ग्राउंड लेवल ओजोन है जो आपकी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इसका जो रिएक्शन यहाँ पे पूछा है कि पॉल्यूटेंट इज द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फोटोकेमिकल स्मोक, तो मुझे जब समझ में आया था मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि किसके थ्रू आपका फोटोकेमिकल स्मोक बनता है, इसलिए मैंने आपको नाइट्रस ऑक्साइड बता दिया था। बट जो अगर मेजर कंट्रीब्यूटर की बात करते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है ओजोन, ग्राउंड लेवल जो ओजोन है वो आपका मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाएगी। ठीक है, तो जैसी मिस्टेक मेरे से हुई है वो मिस्टेक आप मत करना, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। जब मैं 100+ MCQ क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ तो कभी कभार हो जाएगा कि 1 या 2 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी हो सकती है, बिकॉज मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं बचा था। मैं पर डे आपके 100+ क्वेश्चंस ला रही थी, तो पॉसिबिलिटी हो जाती है इस चीज़ों की, इसीलिए मैंने आपकी ये करेक्शन वीडियो लाया है। तो आप यहाँ पे ओजोन टिक करना। क्वेश्चन अगर इस टाइप से आता है कि विच ऑफ द पॉल्यूटेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, तब आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को टिक करोगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन है मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर यानी जो बन कर आ रहा है उसके लिए पूछा है, तो आप ओजोन को टिक करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, च्युइंगम इज मेड ऑफ। इस पे भी बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था एंड आई एम रियली ग्लैड
कि मेरे पढ़ाने और आपके पढ़ने में एक बेसिकली कॉम्बिनेशन बना था कि बहुत सारे स्टूडेंट ने इसमें डाउट पूछा था। ध्यान से समझना, मैंने कमेंट सेक्शन में समझाया भी है इस क्वेश्चन को। तो इन केस अगर आप जो भी MCQ देख रहे हो, मैराथन क्लास देख रहे होगे, तो उसमें कमेंट सेक्शन का पिंड कमेंट जरूर चेक करना, जो कि मैं डाली होंगी। उसमें मैं आपका बिल्कुल जो करेक्शंस होता है या जो अपडेटेड होता है, जिनमें बच्चों को डाउट होता है, उनको मैं समझाती हूँ। तो च्युइंगम जो है बेसिकली 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, ठीक है। आपका एक तरीके से गम, जो नेचुरल गम भी हो सकता है आपका और आर्टिफिशियल गम भी हो सकता है। उसके अलावा आता है आपका वैक्स, WAX वैक्स। उसके अलावा आता है आपका स्टोमर, ठीक है। तो पहले के टाइम में जो च्युइंगम बनते थे, जो नेचुरल च्युइंगम बनते थे, वो आपकी बेसिकली चिकल विच इज़ अ मिल्की लेटेक्स, जो आप देख रहे हो ना, मिल्की लेटेक्स और अ नेचुरल गम ऑफ द सपोडिला ट्री। बट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ दिस ट्री मैन्युफैक्चरर, हमने शुरू किया सिंथेटिक गम बनाना। तो हमारा पहले के ज़माने में जो था, वो आपका जो नेचुरल गम था, वो आपका सपोडिला ट्री या रबर ट्री जो होती है, उसके जो लेटेक्स पार्ट होता है, ये जो वाइट वाइट पार्ट देख रहे हो, जब इस ट्री को काटोगे तो ये अंदर से वाइट वाइट पार्ट मिलता है आपका, जो आपका लेटेक्स पार्ट होता है, उसके थ्रू हम नेचुरली गम बनाते थे। लेकिन अब क्या हुआ, इस ट्री की शॉर्टेज पड़ने लगी और आपकी च्युइंगम की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इस केस में हम जो सिंथेटिक च्युइंगम बनाना शुरू किए, उसमें हम रेजिन, जो गम है उसमें हम रेजिन यूज़ करने लगे। तो क्वेश्चन आता है कि अगर सिंथेटिक गम किस तरीके से बनता है, तो आप चेक करोगे, रेजिन को टिक करोगे। बट अगर च्युइंगम की बात करते हैं, तो आज की डेट में भी लोगों को पता है कि जो च्युइंगम बनता है वो बेसिकली आपको सपोडिला ट्री जो है उसके लेटेक्स से ही बनता है। तो आप यहाँ पे थर्ड ऑप्शन टिक करोगे। अगर आर्टिफिशियल च्युइंगम पूछते हैं तो अब आप रेसिन को टिक करोगे। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, मैक्सिमम पार्ट ऑफ द लाइट इज रिफ्लेक्टेड बाई। तो ये क्वेश्चन भी आपका डाउट में था कि ओपैक होगा या ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट होगा। तो इसमें आपके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। ओपैक ऑब्जेक्ट है वो भी जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जैसे मिरर हो गई, मिरर है, मिरर आपका बहुत अच्छा सोर्स है जो आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ट्रांसलूसेंट भी जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो भी आपके रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आपके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो आप इस चीज़ को लेकर परेशान नहीं होना। आप ऐसे क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करना। जो आपको मोस्ट सुटेबल आंसर लगता है उसको टिक करो और आगे निकल जाओ। और ऐसे क्वेश्चंस 1 या 2 क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बोनस क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम्स को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट, माय डियर लर्नर्स, आई हैव गिवन माय 100%। अब आपकी टाइम है कि आप अपना 100% दीजिए, अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए, पेपर बहुत आसान आएगा। आप मेरे वर्ड्स को ध्यान से रखिए। जनरल साइंस आप बहुत इजीली हैंडल कर ले जाओगे। 1 या 2 क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग का डिफिकल्ट फंस गया, उससे परेशान नहीं होना। आप अपने पे कॉन्फिडेंस रखना कि आपने बहुत पढ़ाई की है और आप बहुत अच्छा एग्जाम करके आओगे। ऑल द वेरी बेस्ट। और आप मेरे को पेपर शेयर कर सकते हो शाम में, जब पेपर देकर आओगे तो आप जो क्लास जो मैंने नंबर छोड़ा हुआ है जिस पर आपने PDF परचेज़ की है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस शेयर कर सकते हो। मॉक टेस्ट लगाना मत भूलना। आप एडमिट कार्ड वाली साइट पर जाओगे तो वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसका पासवर्ड आप डालोगे 1 2 3 4 5 6 और अपना ईमेल आईडी या एनरोलमेंट नंबर आप डाल दोगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। बिल्कुल मत घबराना कि पेपर टफ आने वाला है, इजी आने वाला है। डू योर बेस्ट, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। थैंक यू।